हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट चैनल में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हमारी ये लुसेंट जीके बुक की हिस्ट्री सीरीज चल रही है, जिसमें मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। हमने भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ा है। प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत है वो हमें 4 स्रोतों से मिलते हैं, जिसमें फर्स्ट आ जाता है धर्म ग्रंथ, दूसरा आ जाता है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा आ जाता है विदेशियों का विवरण और चौथा आ जाता है पुरातात्विक साक्ष्य। तो ये 4 ऐसी स्रोत है जिससे हमें पता चलता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में लोग कैसा जीवन व्यतीत करते थे, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था और बहुत कुछ हमें उनके बारे में जानने को मिलता है। तो ये सभी जानकारी हमें किसमें मिल जाती है? धर्म ग्रंथ में, ऐतिहासिक ग्रंथ में। और जो विदेशियों से नागरिक हमारे देश में भ्रमण करने के लिए आते थे तो उनके ऊपर पुस्तकें लिखते थे, जिससे हमें इनका और पता चलता है। धर्म ग्रंथ में हमने फिर पढ़ा था वेद के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, अरण्यकश के बारे में, उपनिषद के बारे में, वेदांत के बारे में, स्मृति, महाकाव्य, पुराण, इन सबको हमने कवर किया था। वेद हमारे 4 है, पुराण हमारे 18 है, उपनिषद हमारे 108 है। और साथ के साथ हमने एक हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें हमने बताया था कि हिस्ट्री जो इतिहास है वो 3 भागों में बटा हुआ है, जैसे कि प्राक ऐतिहासिक काल, प्राद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल तो वो काल हो जाता है जिसमें हमें जो लिखित रूप से जानकारी मिलती है और उनको हम पढ़ सकते हैं। प्राक ऐतिहासिक काल ऐसा काल हो जाता है जिसमें हमें कोई भी लिखित जानकारी नहीं मिलती, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही हम उनके बारे में जानकारी जुटा पाते हैं। प्राक ऐतिहासिक काल में पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ये हमने इंट्रोडक्शन में बताए थे। इनके बारे में हम और आगे पढ़ेंगे अभी। उसके बाद प्राद ऐतिहासिक काल के बारे में बताया था कि इसमें लिखित जानकारी तो मिलती है लेकिन ये पढ़ी नहीं जा सकती। तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता बहुत ही फेमस सभ्यता है। सिंधु सभ्यता के बारे में पूरा हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद हम वैदिक सभ्यता को भी कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल जीके एजुकॉट, उसको आप सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता का जो काल है वो अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग बताया गया है। वो डिपेंड करता है कि वो किस विधि के द्वारा उन्होंने इसके बारे में पता लगाया। जैसे आ जाता है रेडियो कार्बन विधि, उसमें बताया गया है कि सिंधु सभ्यता का जो काल है वो 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक होता है। सर जॉन मार्शल है, उसने इसका अलग बताया, जैसे कि 3250 से लेकर 2750 के बीच बताया है। मैके है जिसने 2800 से लेकर 2500 के बीच में सिंधु सभ्यता का काल बताया है। ये अलग अलग इतिहास के विद्वान हैं जिन्होंने अपने हिसाब से इनके बारे में अलग अलग पुष्टि दी है, लेकिन ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है इनको याद रखना। लेकिन एक हमें पता होना चाहिए कि किस ईसा पूर्व के लगभग, किस साल के लगभग, किस वर्ष के लगभग ये सिंधु सभ्यता थी। तो हम ये मानकर चलेंगे बीच में 2500 से लेकर 1500 के बीच में सिंधु सभ्यता को हम मानकर चलेंगे। तो रेडियो कार्बन यानी कि कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। रेडियो कार्बन ऐसी विधि है जिससे हम प्राचीन वस्तुओं का पता लगाते हैं। उसके आधार पर ही हम ये डिसाइड करते हैं कि वो वस्तु कितनी पुरानी है। तो उस आधार पर सिंधु सभ्यता को 1400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच माना गया है। और इसका जो विस्तार है, सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वो त्रिभुजा आकार है, त्रिभुज के शेप में इसकी जो सभ्यता बसी हुई थी। तिथि निर्धारण की कार्बन 14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री वी.एफ. लीवी के द्वारा 1946 में की गई थी। इस विधि की सबसे पहले खोज रसायन शास्त्र वी.एफ. लीवी ने की थी 1946 ईस्वी में। इस पद्धति के अनुसार कोई चीज, कोई पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगी, कार्बन 14 क्या है? कार्बन का आइसोटोप्स है। हर पदार्थ के अंदर कार्बन की मात्रा होती है। जिस पदार्थ के अंदर कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगी वह चीज उतनी ही पुरानी मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर साहनी ने की थी। ये इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। द्रविड़ जो साउथ इंडियन लोगों को द्रविड़ जाति का बोला जाता है, तो सिंधु सभ्यता में उनको मुख्य रूप से रखा गया है। और सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल और ब्रोंज यानी कि कांस्य युग में भी गिना जाता है। आगे आ जाता है सर जॉन मार्शल, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे। उसने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की।
सर जॉन मार्शल जो 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के हेड थे, उसने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, यानी एक शहरी सभ्यता थी। अब दोस्तों यहां पर शेप बताई गई है कि चारों डायरेक्शन में सिंधु सभ्यता थी, वो कहां से लेकर कहां तक बसी हुई थी और किस नदी के किनारे थी, वो देखते हैं। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिम पुरास्थल दासक नदी के किनारे सुटका गेंडोर जो कि बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान कहां पर है, पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में सुटका गेंडोर एक जगह है जो दासक नदी के किनारे है। यह सभ्यता वहां तक बसी हुई थी। पूर्व में देखते हैं, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जो कि जिला मेरठ में उत्तर प्रदेश में। तो पूर्व की बात करते हैं तो पूर्व में उत्तर प्रदेश के अंदर हिंडन नदी है जिसके ऊपर आलमगीरपुर एक जगह है जहां तक यह सभ्यता बसी हुई थी। उत्तर की तरफ देखते हैं, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जो कि जम्मू कश्मीर में है, और दक्षिण में पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में है। अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में, साउथ की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में, वेस्ट की बात करते हैं तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, और ईस्ट की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में। ये यहां तक ये सभ्यता बसी हुई थी। ये चारों डायरेक्शन में बताया गया है, और इनके साथ आपको ये नदी भी याद रखनी होगी, ये इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता को सैंधव सभ्यता भी कहते थे, जो कि एक शहरी सभ्यता थी। वहां के लोग शहर की तरह निवास करते थे। सैंधव सभ्यता में प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले सतलों में केवल 6 कोई बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। वैसे तो सिंधु सभ्यता के अंदर बहुत सारे नगरों को खोजा जा चुका है, लेकिन इसमें 6 ऐसे नगर जिनको बड़े नगर बोला जाता था उस सभ्यता में। एक एग्जाम्पल मान के चले, आज के टाइम पे इंडिया के अंदर जो प्रमुख बड़े शहर है, बड़े नगर है, वे है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, बेंगलोर। तो ये बड़े शहर है। उसी प्रकार से सिंधु सभ्यता के टाइम पे भी 6 बड़े नगर थे, जो थे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल जो है गुजरात में खोजे गए। तो जब से सिंधु सभ्यता की खोज हुई है तो धीरे धीरे इसको और खोजा गया है, और टाइम टाइम पर इसके और भी पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, जिससे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता कहां कहां तक बसी हुई थी। तो सर्वाधिक स्थल जो खोजे गए हैं वो कहां पर खोजे गए हैं, गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल कहां पर है, राखीगढ़ी जो कि घग्गर नदी पे है, और यह कहां पर है, हरियाणा के हिसार जिले में। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े स्थल की बात करते हैं तो वह है मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन भारत के अंदर सबसे बड़े स्थल की अगर बात करते हैं तो वो है राखीगढ़ी। इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है, राखीगढ़ी, और वो कहां पर है, घग्गर नदी के किनारे। और यह नदी कहां पर है, हरियाणा में। और हरियाणा में किस जगह पर, हिसार में। इसकी खोज कब की गई थी, 1963 ईस्वी में, और इसकी खोज किसने की थी, सूरजबान ने। लोथल एवं सुतको तथा सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह था। लोथल और सुतको तथा सिंधु सभ्यता में बंदरगाहें थी जहां से व्यापार किया जाता था, यानी समुद्रों के किनारे भी सिंधु सभ्यता के टाइम पे व्यापार किए जाते थे, जिसके लिए 2 बंदरगाहें बनी हुई थी। जुते हुए खेत में और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ। कालीबंगन जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, वहां पर जुते हुए खेतों को जब जोता जाता है उसके परिमाण मिले हैं, और नक्काशीदार ईंटों के, यानी ईंटें जो बनाई जाती थी उस पे कुछ मैप बना दिया जाता था, कुछ शेप बनाई जाती थी, उसके भी साक्ष्य कहां पर मिले, कालीबंगन जगह पर, जो कहां पर है, राजस्थान में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः रूप से सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य में स्नान कुंड, जिसकी लंबाई है 11.88 मीटर, चौड़ाई है 7.01 मीटर और गहराई है 2.43 मीटर। ये तो एक इसका डायमेंशन दिया गया है, जो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्नानागार जिसको स्विमिंग पूल बोला जाता है, मोहनजोदड़ो में उसके परिमाण मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट है। स्नानागार कहां पर मिला, मोहनजोदड़ो में। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए। अग्निकुंड भी उस टाइम पर किया जाता था, तो वो कहां पर, उसके साक्ष्य कहां पर मिले हैं, लोथल और कालीबंगन में। लोथल कहां पर है, गुजरात में, कालीबंगन कहां पर है, राजस्थान में।
मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता की, जिसमें पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, जिसके चारों ओर क्या क्या था, एक हाथी, एक गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान था। मोहनजोदड़ो में एक ऐसे देवता की मूर्ति मिली है जिसके चारों तरफ 4 एनिमल थे, एक हाथी, एक गैंडा, एक चीता और भैंसा, ये चारों डायरेक्शन में थे। मोहनजोदड़ो से ही नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। किसकी? नर्तकी यानी एक डांसर की। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक सरंगी पशु का अंकन मिलता है। हड़प्पा में जो मोहरें प्राप्त हुई है उसमें सबसे अधिक क्या है, एक सरंगी पशु का, जिसका एक सिंह होता है, उस पशु का, जो कि गैंडा जो बोला जाता है, मोहरों पर उनको छापा गया था। कहां पर? हड़प्पा में। और यहां से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। तो हड़प्पा के अंदर एक आयताकार मोहर थी, आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर मोहर थी, क्वाइन था, जिसमें बताया गया है कि स्त्री गर्भ से एक निकलते हुए पौधे का फोटो छापा गया है। मन के बनाने कारखाने लोथल एवं चंद्रोडड़ो में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाई से बाई की ओर लिखी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों में होता था तो पहली पंक्ति दाई से बाई और फिर दूसरी जो पंक्ति थी वो बाई से दाई की ओर लिखी जाती थी। सबसे पहले सिंधु सभ्यता में जब कुछ जो लिपि लिखी जाती थी, जो अभिलेख लिखे जाते थे, वो दाई से शुरू होते थे, बाई की तरफ बढ़ते थे। लेकिन दूसरी जो लाइन होती थी, दूसरी जो सेंटेंस होता था, उसको फिर बाई से दाई की तरफ आता था। अभी के टाइम पर हम क्या करते हैं, दाई से बाई लिखते हैं, सेकंड लाइन भी हम दाई से बाई लिखते हैं। लेकिन सिंधु सभ्यता में दाई से बाई की तरफ पहली पंक्ति होती थी और दूसरी जो पंक्ति होती थी वो फिर बाई से शुरू होकर दाई की तरफ आती थी और भाव चित्रात्मक थी, यानी इसमें भावना छिपी हुई थी। लेखन कला की उचित प्रणाली का विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। लेखन तो सुमेरिया सभ्यता क्या थी, उसमें लिखने की कला को बताया गया है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई है। सिंधु सभ्यता के लोग जो है नगर और घरों में रहते थे, जिनकी शेप कैसी थी, ग्रिड आप समझ सकते हैं, स्क्वायर शेप में, यानी कि वर्गाकार में इनकी शेप होती थी। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। आज के समय पर ज्यादातर घरों के जो दरवाजे होते हैं वे सड़क की तरफ, रोड की तरफ खुलते हैं, लेकिन उस समय पर पिछली साइड से खुलते थे, जहां पर रोड होते थे, जहां पर सड़कें होती थी, उनकी तरफ दरवाजे खिड़कियां नहीं होती थी। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। लोथल नगर जो कहां पर है, गुजरात में, वहां पर ही केवल घरों के दरवाजे सामने की तरफ खुलते थे, लेकिन बाकी हर जगह जो है दरवाजे और खिड़कियां पीछे की तरफ खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य रूप से 2 फसल पाई गई है, गेहूं और जौ। ये इंपॉर्टेंट है। सेंदोवासी या सिंधु सभ्यता वासी एक ही बात है। वे अपनी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मीठे के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का। नेक्स्ट आ जाता है मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली में से मिला है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मिट्टी से बने हुए हल का जो साक्ष्य है, हल का जो सबूत है, वो कहां पर मिला? बनवाली में। कहां पर? बनवाली में। कहां पर? ये हरियाणा, हिसार में। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं। लोथल और रंगपुर से चावल के सबूत मिले हैं, जिसमें धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए। चावल सबसे पहले कहां पर मिले? लोथल में। सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सेंधोकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। सुरकोतदा, कालीबंगन और लोथल, ये 3 जगह थी जहां पर घोड़े के होने के प्रमाण मिले हैं। तोल की इकाई संभव रूप से 16 के अनुपात में होती थी। तोलने की जो इकाई होती है, जैसे आज के टाइम पे 1 केजी, 2 केजी, 1 केजी के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, उसी समय में एक तोल में 16 के अनुपात में बांटा गया था। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का उपयोग करते थे। तो सिंधु सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा संस्कृति जिसको बोल दिया जाता है, उसके समय पर 2 पहियों के एवं 4 पहियों की गाड़ियां भी मिलती थी। जो नेक्स्ट यहाँ पर एक टेबल दी गई है, उसको देख लेते हैं। सिंधु काल में विदेशी व्यापार। इस सिंधु सभ्यता में विदेशियों में व्यापार भी होता था। जैसे हमने बंदरगाह पढ़ी थी, बंदरगाह कहां पर पाई गई थी? गुजरात के लोथल और सूरत कोतदा में। तो कुछ चीजें जो है आयात किए जाती थी, कुछ वस्तुएं जो है आयात किए जाती थी, उनमें यहाँ पर देख लेते हैं। और वे कहां से आयात किए जाते थे? जैसे तांबा है, तांबा का आयात होता था खेतड़ी से, बलूचिस्तान से और ओमान से।
चांदी, चांदी का जो व्यापार होता था वो अफगानिस्तान और ईरान के साथ होता था। सोना, सोना का व्यापार होता था कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान के साथ। टिन, अफगानिस्तान और ईरान के साथ। गोमद, सौराष्ट्र के साथ। लाजवर्ट, मेसोपोटामिया, सीसा जो कि ईरान से होता था। मेसोपोटामिया कहां पर है? ये है यूनान में। तो ये कुछ वस्तुएं थी जिनका व्यापार सिंधु सभ्यता इन बाकी जगह से करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, जैसे हमारी सिंधु सभ्यता थी, वैसे ही यूनान देश की, जो आज के टाइम पे ग्रीस देश जिसको बोला जाता है, उसकी सभ्यता थी, उसके समकालीन सभ्यता थी, उसके साथ की सभ्यता थी, जिसको मेसोपोटामिया की सभ्यता बोला जाता था। उसके जो अभिलेख है, उसमें जो अभिलेख लिखे जाते थे, वे मेलुहा शब्द एक ऐसा शब्द था, हमारी सिंधु सभ्यता में भी था और मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी था। आगे देख लेते हैं। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे, यानी धरती की भी पूजा करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। तो सिंधु सभ्यता में वृक्ष की भी पूजा की जाती थी और शिव जी की भी पूजा की जाती थी। तो स्वास्तिक चिन्ह जो होता है वो हड़प्पा संस्कृति से माना जाता है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। इस चिन्ह से पता चलता है कि उस समय पर सूर्य की भी पूजा की जाती थी। सिंधु सभ्यता के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, लेकिन सिंधु सभ्यता में किसी भी नगर में जितने भी शतल पाए गए हैं उसमें किसी में भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, यानी उस समय पर मंदिर नहीं होते थे। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। मातृ देवी की उपासना सबसे ज्यादा की जाती थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। तो पशुओं की भी उस समय पर पूजा की जाती थी, जिसमें कुबड़ वाला सांड की पूजा की जाती थी। स्त्री मृण मूर्तियां यानी मिट्टी की मूर्तियां सबसे अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सेंधो समाज मात्र सत्तात्मक था। उस समय पर मूर्तियों की पूजा की जाती थी और मिट्टी की यानी मिट्टी को पवित्र माना जाता था। तो दोस्तों अब देख लेते हैं सेंधो सभ्यता की कुछ प्रमुख स्थल यहाँ पर दिए गए हैं। सेंधो सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले जो खोज की गई थी वो हड़प्पा सतल की गई थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। तो ये कुछ अलग अलग नाम है इस सभ्यता के। उसके बारे में यहाँ पर कुछ प्रमुख स्थल दिए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि वह किस नदी पर थे, उसके उत्खनन करता यानी उसकी खोज किसने की, और वर्तमान स्थिति यानी वे कहां पर है, इस समय पर वो किस जगह पर है। तो देख लेते हैं यहाँ पर एक एक करके। पहले आ जाता है हड़प्पा। हड़प्पा कहां पर था? रावी नदी के किनारे थी। और जगह कौन सी थी? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला। इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। माधव सौरवत्स 1926 में इसके और इसके बारे में और साक्ष्य खोजे गए थे, और विल्लर के द्वारा 1940 में और इसके बारे में खोज की गई थी। तो सबसे इसमें मेन इंपोर्टेंट है दयाराम साहनी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे हड़प्पा सतल मौजूद है। दूसरा आ जाता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहां पर था? सिंधु नदी के किनारे, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लारकाना जिला। और रखाल दास बैनर्जी इसके उत्खनन करता यानी इसकी खोज करता थे, जिसने 1922 में इसकी खोज की थी। यह भी इंपोर्टेंट है। मैके ने और वेलर ने बाद में इसके बारे में और खोजा था। तो दोस्तों ये जो पहले दो प्रमुख स्थल है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दोनों प्रमुख हैं। ये ज्यादा पूछे जाते हैं, ये किस नदी के किनारे है और ये अभी कहां पर है, यानी ये दोनों पाकिस्तान में है। और इनके खोजकर्ता कौन थे और इनकी खोज कब की गई थी, ये तीनों चारों चीज इंपोर्टेंट है। तो नेक्स्ट आ जाता है चंद्रोदड़ो, जो कहां पर है? सिंधु नदी के किनारे स्थित जगह कहां पर है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में, नवाबशाह जिला है। मैके 1925 में और एनजी मजुमदार 1931 में इसके बारे में साक्ष्य उन्होंने प्राप्त किए थे। कालीबंगन, कालीबंगन कहां पर है? गग्गर नदी पे। गग्गर नदी कहां पर है? ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, ये इंपोर्टेंट है। अमलानंद घोष 1951 में इसकी खोज की थी। बाकी आप दो देख सकते हैं, बीवी लाल और बीके ठाकुर, इन्होंने इसके बारे में बाद में और खोजा था। कोत दीजी सिंधु नदी के किनारे, सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान, और फजल अहमद ने इसकी खोज की थी 1956 में। रंगपुर जो कि मादर नदी के किनारे पर है, गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है। रंगनाथ राव ने 1953-54 में इसकी खोज की थी। रोपड़ की जो कि सतलुज नदी के किनारे है,
पंजाब के रोपड़ जिले में है। जगदत्त शर्मा ने 1953 से लेकर 56 तक इसके बारे में खोजा था। लोथल जो कि बोगवा नदी के किनारे है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी 1954 में। आलमगीरपुर जो कहां पर है, हिंडन नदी के किनारे, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में जो पड़ता है। जगदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी कब, 1958 में। सुतकांगेदोर जो कि डास्क नदी के किनारे है, पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे यह स्थित है। ओरेल स्टाइन ने 1957 ईस्वी में 1927 ईस्वी में इसकी खोज की थी। बनवाली जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कहां पर है, रंगोई नदी के किनारे, कहां पर है, हरियाणा के हिसार जिले में। रविंदर सिंह बिष्ट ने 1974 में इसकी खोज की थी। धोलीवीरा जो कि लूनी नदी के किनारे है, गुजरात के कच्छ जिले में है, और जेपी जोशी ने इसकी सबसे पहले खोज की थी, और इसके बारे में बाद में किसने खोजा था, रविंदर सिंह बिष्ट ने। सोतका जो कि सादिकोर नदी के किनारे है, दक्षिणी बलूचिस्तान में यह जगह है, और जॉर्ज डेल्स ने 1962 में इसके बारे में खोज की थी। आगे देख लेते दोस्तों, सेंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे। किन वस्त्रों का, सूती का भी और ऊनी वस्त्रों का भी। मनोरंजन के लिए सेंधवासी क्या करते थे, मछली को पकड़ते थे, उनका शिकार करते थे, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाते थे, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का ये प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। लाल मिट्टी के बर्तन बनाकर उस पर काले रंग से पुताई करते थे। सिंधु घाटी के लोग जो तलवार से परिचित नहीं थे, यानी वहां पर उस समय पर सिंधु सभ्यता को तलवार के बारे में नहीं पता था। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ होता काली चूड़िया। यहाँ से पहले हड़प्पा स्तर के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगन का अर्थ होता काली चूड़िया, और यहाँ पर खेत जोते जाते थे और अग्नि की पूजा, आग की पूजा की जाती थी। पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में बहुत ज्यादा प्रचलित थे। क्या क्या, पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति। शवों को जलाने में या गाड़ने या दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। उस समय पर शवों को जलाया जाता था और गाड़ा भी जाता था, यानी मिट्टी के अंदर दफनाया भी जाता था। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था। लोथल और कालीबंगन में युगम समाधियां मिली है, यानी जलाया भी जाता था और दफनाया भी जाता था। कहां पर, लोथल जो कि गुजरात में और कालीबंगा जो कि राजस्थान में है। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभव रूप से सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था, और समय के साथ साथ जो है सिंधु सभ्यता जो है वो नष्ट होती हुई चली गई, यानी इसका विनाश हो गया था। उसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है बाढ़। कुछ विद्वान बोलते हैं कि उस समय पर बाढ़ के कारण यह सिंधु सभ्यता खत्म हो गई थी। वहां उस समय पर जो लोग निवास करते थे वो सब खत्म हो गए थे। लेकिन कुछ मानते हैं कि सिंधु सभ्यता जो है सूखे के कारण लोग वहां पर मर गए थे। तो सिंधु सभ्यता के खत्म होने के भी अलग अलग कारण बताए गए हैं। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। तो आग से पकी हुई मिट्टी को क्या बोला जाता था, टेराकोटा। तो दोस्तों ये था सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं उनकी संस्कृति कैसी थी, वो कैसे व्यापार करते थे, किस तरह के सिक्कों का उपयोग करते थे, कौन सी खेती करते थे, पूजा किस किस देवता की जाती थी, पशुओं की जाती थी, उनका रहन सहन कैसा था, किन किन और सभ्यता से वे अपने समय पर व्यापार करते थे। तो ये सब हमने आज की वीडियो में कवर किया है। इसके अलावा जो है सिंधु सभ्यता के अंदर जो भी अभी तक स्थल खोजे गए हैं वो किस नदी के किनारे है और इस समय पर वे किस जगह पर है, वो सब हमें याद रखना जरूरी है। तो दोस्तों हम प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता को हम खत्म कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो हम कवर करेंगे वो वैदिक सभ्यता को हम कवर करेंगे। वैदिक सभ्यता जो कि 1500 ईस्वी के बाद शुरू हो जाती है। 1500 ईस्वी से पहले जो है 2500 से लेके 1500 ईस्वी तक जो है सिंधु सभ्यता का वास था। लेकिन समय समय पर यानी बाढ़ के कारण और सूखे के कारण जो है सिंधु सभ्यता खत्म हो गई, विलुप्त हो गई। उसके बाद फिर से लोगों का जीवन शुरू हुआ जिनको बोला जाता है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता में कैसे क्या था वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी? आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरा चैनल जीके एजुकेट चैनल जो कि मैंने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए बनाया है, इसको सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।